लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में अलाउड है? कानून में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें महिलाओं के पक्ष को ज़्यादा मजबूत माना जाता है। पुरुष के हक के लिए कोई कानून नहीं बने हैं। तो आपको नहीं लगता इससे क्राइम और बढ़ेगा? डेफिनेटली क्राइम बढ़ेगा। हाल ही में जो बेंगलोर का मामला है अतुल का, ये उसका हाल ही का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें उस इंजीनियर को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसमें मेनली गलती किसकी रही, कोर्ट की या उस वकील की? नमस्कार सर, हमने पहले भी आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था जी, और अभी भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है एक चीज जी। पर। इंडिया में सबसे बड़ी जो चीज मानी जाती है वो शादी, तो उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं आपसे। और हम लिविंग रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे जी। और लड़कों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है उसमें, लड़कियों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस चीज पे भी बात करेंगे जी। मेनली पहले मेरे को ये बताइए कि लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में अलाउड है? पहले इंडिया में अलाउड नहीं थी लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आने के बाद में हिंदुस्तान में ये प्रचलन शुरू हुआ है। जो हिंदुस्तान का वातावरण है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ के परिवेश के लिए लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रचलन चला है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि इतना एडवांस हिंदुस्तान अभी नहीं हुआ है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं हिंदुस्तान में जिससे उस लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर पति पत्नी की तरह से लोग रह सकें। उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान काफ़ी है। तो जैसे किस तरीके के नुकसान? क्योंकि जहाँ लिव इन रिलेशनशिप में एक जोड़ा रहता है, लड़का और लड़की, तो पत्नी का अधिकार तो पा नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उस संतान को वो अधिकार मिलेंगे जो बेटे और बेटी को परिवार में मिला करते हैं। पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता लिव इन रिलेशनशिप में, या पति का दर्जा एक दूसरे को नहीं दिया जा सकता, वो कानून उसकी परमिशन नहीं देता है। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई लड़का और लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, दोनों के बीच में शादी को लेकर भी उनको कई विवाद होते हैं। हाँ। होते हैं, और बाई चांस दोनों शादी नहीं कर पा रहे हैं जी, तो क्या लड़की केस कर सकती है लड़के पर? नहीं, लड़की केस 498 के अंतर्गत नहीं कर सकती, चूंकि वो पत्नी नहीं है। न वो मेंटेनेंस का केस जोड़े के साथ कर सकती है, अपने लड़के के साथ कर सकती है जिसके साथ वो लिव इन में रह रही है। तो मतलब इस चीज से लड़के को खाली वो होती है कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर वो रह रहा है तो वो सिर्फ मतलब रह सकते हैं, मतलब शादी का कोई अधिकार नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो आजकल शादियां टूट रही हैं हिंदुस्तान में, महिलाओं के हक के लिए बहुत कानून बने हैं, पुरुष के हक के लिए कोई कानून नहीं बने हैं। पुरुष की सुरक्षा के लिए कहीं भी कोई कानून नहीं बने हैं कि अगर पुरुष क्या, मैं तो कहता हूँ पति का अगर पत्नी उत्पीड़न करती है तो हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो उस पुरुष को न्याय दिला सके। मैंने अभी एक आंकलन पढ़ा था पिछले दिनों, एक सर्वे हुआ था, उसमें ये साफ नज़र आता है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही शादी से कतराते हैं। अब आज की युवा पीढ़ी शादी करने से घबराने लगी है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि दहेज उत्पीड़न के जो मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं उससे लोगों का शादी करने का रुझान कम हुआ है। और आज देश का युवा जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी करने से बचना चाहता है, अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, क्योंकि शादी होने के बाद में लड़का और लड़की दोनों के ही दायित्व बढ़ जाते हैं, अपने प्रति, एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। तो आजकल कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, ऐसा पिछले दिनों देखने में आया है। क्या ये होता है कोर्ट में कि लड़का मारता है अगर लड़की को तो उस पर केस हो जाता है, और कोई लड़की अगर लड़के को मारती है तो उस पर कोई केस हो सकता है? नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम थाने में जाते हैं या कहीं पे भी जाता है कोई लड़का, अगर वो बोलता भी है थाने में जाके कि मेरे को मेरी पत्नी ने मारा है या कुछ है, तो मजाक सा उड़ा देते हैं कि तू अपनी पत्नी से पिट रहा है, ये वो है। तो उस कंडीशन में वो क्या करे? कानून में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते
वो व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा के संबंध में प्रार्थना पत्र दे सकता है। कारण क्या है कि जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें महिलाओं के पक्ष को ज़्यादा मजबूत माना जाता है। निरीह महिलाएं मानी जाती हैं कि हाँ उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि कानून उनका सहायक होता है और न्यायालयों का रुख भी लड़की के पक्ष में रहता है। अधिकतर लड़कियां ब्लैकमेलिंग पे उतर आती हैं या लड़की के परिवार वाले ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से लड़का पक्ष को या उसके परिवारीजनों को बुरी तरह से प्रताड़ित करें, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, या मुकदमे लगाकर कोर्ट में। झूठे मुकदमे भी तमाम लगाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता इससे क्राइम और बढ़ेगा? डेफिनेटली क्राइम बढ़ेगा। मेरा मानना ये है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन ये मैट्रिमोनियल मामले बहुत बड़े हैं। पहले बहुत कम आते थे। ये अच्छे परिवारों की लड़कियां जो मुकदमा कर पाने में सक्षम होते थे, केवल उन्हीं के मामले आते थे। लेकिन अब तो मैं अपने आगरा की ही ले लूँ, कम से कम 25 से 50 मुकदमे फैमिली कोर्ट में या इस टाइप के दहेज प्रताड़ना से संबंधित डेली दर्ज होते हैं। उसमें तकरीबन 80% मुकदमे झूठे होते हैं। ये मेरा मानना है और मैंने देखा भी है कि 10 साल मुकदमा चला और 10 साल के बाद में लड़के पक्ष को निर्दोषित करार देकर और उनको बरी कर दिया जाता है। अब उन 10 सालों में उस पति या जो लड़का या उसके परिवार के लोग हैं उनका जो उत्पीड़न हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, पुलिस प्रशासन, जिसने सही तरीके से जांच नहीं की और लड़की के पक्ष को ध्यान में रखकर और चार्जशीट लगाई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हालांकि अभी पिछले दिनों एक ऐसी झूठी रिपोर्ट दाखिल करने पर और लड़के पक्ष जब निर्दोष साबित हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, बिहार की हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना सरकार पर अधिरोपित किया था। कंपनसेशन के बतौर लड़के पक्ष को दिलाया गया था। मेरा ये मानना है कि देश की जो निचली अदालतें हैं, जब ये मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसमें जो पहला पायदान है वो पुलिस की विवेचना का है। अगर कोई एफआईआर लड़की पक्ष की ओर से दर्ज हुई है तो अगर सही विवेचना की जाए मुकदमों की पुलिस के द्वारा, जो विवेचक होते हैं उनके द्वारा, तो मैं समझता हूं 50% मुकदमे झूठे होते हैं। उसमें फाइनल रिपोर्ट लगनी चाहिए। फाइनल रिपोर्ट का एक्सपंज होना चाहिए और उसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेसिकली हम देखते हैं ना कि जैसे लड़के वाले पक्ष को बहुत हल्का माना जाता है जी, है ना। लड़की ने अगर लिखवा दिया जी कि इसने मेरे साथ ये सब किया जी, तो क्या है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है जी, उस चीज को तुरंत उठा लेगी उसे घर से जी। तो अगर ये चीज होती है उसकी तो बेइज्जती हो रही है ना जी। मेनली अगर देखा जाए तो पुलिस अगर घर की बेइज्जती होती है। हाँ, कि अगर पुलिस घर पर आई तो बेइज्जती होती है। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे घर पर पुलिस ना आए जी। तो उस चीज पे क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज पहले मतलब क्लियर करी जाए कि सच है या नहीं है, तो उसके बाद एक्शन लिया जाए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे, उस पर काफ़ी मनन हुआ। 498 जो दहेज उत्पीड़न के मामले में है, पहले ये होता था कि इधर एफआईआर दर्ज हुई और उधर लड़के पक्ष के लोगों को या जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं एफआईआर में, उनको सबको पुलिस उठा लेती थी। इन फर्जी मुकदमों की वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एक आदेश पारित किया गया कि अगर ऐसे कहीं मुकदमे दर्ज होते हैं तो पहले उनकी जांच की जाए और मीडिएशन के द्वारा उन मामलों को सुलझाया जाए, अगर सुलझ सकते हैं तो। और उससे ये प्रथा बंद हुई, जो पुलिस एकदम तुरंत एफआईआर दर्ज होने के बाद उठा लेती थी, वो व्यवस्था भंग हुई और लड़के पक्ष के लोगों को काफ़ी राहत मिली। अब 7 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले अपराधों में ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती अगर वो चाहे तो। लेकिन
7 साल से कम सजा वाले अपराधों में 498 भी उसी के अंतर्गत आता है। तो अब पुलिस एकाएक ही तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक और सही निर्णय लिया है। जहाँ तक मेंटेनेंस के मामले हुआ करते थे 125 में, अगर पति पत्नी में कोई खटास आ गई है तो पत्नी अपने खर्चे के लिए या अपने बच्चों के खर्चे के लिए मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती है। मुकदमा दाखिल करने से पहले ही, दाखिल करने के साथ ही शपथ पत्र लेते हैं दोनों की आय व्यय के बारे में। आप कितना कमाती हैं या लड़का कितना कमाता है, या उसकी आय का कितना हिस्सा उसके परिवार पर खर्च होता है या खुद पर खर्च होता है, बैंक का बैलेंस क्या है, दोनों के नाम संपत्तियां अगर कोई हैं उसका विवरण दें, अकाउंट के स्टेटमेंट दें। तो इन सब चीज़ों से दोनों पक्षों का स्टेटस भी जाहिर होता है कि किस पक्ष को आवश्यकता है या नहीं है। इन समस्याओं को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक और व्यवस्था की है। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में दहेज देने का जो आरोप लगता था कि साहब हमने 50 लाख रुपए का दहेज दिया है या 25 लाख रुपए में शादी हुई है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी एक और व्यवस्था दी है नई कि शादी के वक्त जो भी सामान का लेन देन हुआ है उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और उस पर दोनों पक्षों के दस्तखत कराए जाएं। दूल्हा दुल्हन के साथ साथ में उनके परिवार वालों के भी दस्तखत आवश्यक कर दिए हैं। और अगर कहीं ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो इस चीज़ को साबित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा कि इस मामले में दहेज लिया गया है, दिया गया है या नहीं। जैसे आपने बोला धारा 498A, जी, ये क्या है धारा? मतलब 498 में किसी विवाहिता स्त्री के साथ उसके पति या उसके ससुराल वालों द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न मानसिक या शारीरिक किया जाता है तो इस धारा के अंतर्गत वो पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है कि मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने मारपीट किया या मुझे परेशान किया जा रहा है। उसमें 3 साल की सजा तक का प्राविधान है। तो जैसे अब कोई लड़की ने अगर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे को अंदर मारा है, तो फिर उसमें उस कंडीशन में क्या करेगी कोर्ट? कैसे साबित होगा? लड़की का पक्ष, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि लड़की का पक्ष भी मजबूत माना जाता है और निचली अदालतों का दृष्टिकोण भी यही रहता है कि उस लड़की को परेशान किया गया होगा। जबकि वास्तव में आजकल जो परिस्थितियां हैं, पति पत्नी में अगर अनबन हुई या पत्नी ने अगर कोई बात कही और उसको पति या उसके परिवार वालों ने नहीं माना तो तुरंत अलगाव की स्थिति आ जाती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है। तो क्या कोई हस्बैंड भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालता सकता है अपनी वाइफ के ऊपर? केवल महिलाओं के संरक्षण के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। पुरुषों के संरक्षण के लिए भारतीय कानून व्यवस्था में कोई ऐसा जो है कानून नहीं है जो पतियों को संरक्षण दे सके। ये हमारे देश के कानून की खामी है और इस पर सरकार को और जो उच्चतम न्यायपालिका है हमारी, उसका ध्यान भी जाना चाहिए, क्योंकि बरसों से पति प्रताड़ित होते आ रहे हैं। हाल ही में जो बेंगलोर का मामला है अतुल का, जो एक AI इंजीनियर था, ये उसका हाल ही का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें उस इंजीनियर को, उस पति को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उसमें न्यायपालिका भी दोषी है क्योंकि उन्होंने सही आकलन नहीं किया प्रकरण का। शायद वो आकलन किया गया होता या मामले को जल्दी निस्तारित किया होता तो उस इंजीनियर की जान नहीं जाती। इसमें मेनली गलती किसकी रही, कोर्ट की या मतलब उस वकील की? देखिए, गलती हम किसी की नहीं ठहरा सकते, परिस्थितियां निर्माण करती हैं किसी भी परेशानी को। तो हम ये न्यायपालिका से भी अपेक्षा करेंगे कि सही और गलत का निर्णय हर चीज़ का आकलन करने के बाद किया जाए, जिससे ये जो इंजीनियर ने जो आत्महत्या की है, कोई भी पति दबाव में ना आए और अगर वास्तव में वो अलग होना चाहें तो डाइवोर्स ले लें म्यूचुअल कंसेंट से, अगर आपकी आपसी सहमति नहीं बनती है साथ साथ रहने की। और अगर वो लड़की को वास्तव, अच्छा, ऐसे मामलों में मैं बीच में कहना चाहूँगा, ऐसे प्रकरणों में जो
लड़कियां वास्तव में पीड़ित हैं उनका भी अहित होता है, उनको उचित न्याय नहीं मिल पाता। और जो तारीख पे तारीख देने की जो परंपरा है वो भी समाप्त होनी चाहिए। कि पहले तो जो जनरली हम देखते हैं जिलों में, जिला की अदालतों में 12-1 बजे से पहले जज साहब या जज साहिबा बैठते ही नहीं कोर्टों में, और आने के बाद में फाइलों का पेंडेंसी का इतना भंडार रहता है कि सिवाय तारीख देने के उनको कोई काम नहीं रहता। अब एक मामले में आप उदाहरण ही ले लीजिए, पति पत्नी का मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का मामला है या 498 का मामला है, कोर्ट 3-3 बार 4-4 बार 10-10 बार पैरवियाँ कराती हैं, जबकि एक्ट में प्रावधान है कि अगर सामने वाले का अपोजिट पार्टी का पता सही है और वो वापस आ जाता है लिफाफा कोर्ट में भी, तो उसको सर्विस मान लिया जाए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, उसमें आगे पैरवी कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप 10 बार पैरवी कराएंगे 10 बार वापस आएगा। अच्छा ये होगा कि एक बार अगर सही पते पे गया है और वो लिफाफा कोर्ट में वापस भी आ गया है तो तत्काल पब्लिकेशन के आदेश कराएं, अखबार में पब्लिकेशन के आदेश कराएं जैसा कि एक्ट में प्रावधान है। उसके बाद में आगे की कार्रवाई करें, अगर आता है ठीक है, नहीं तो एक्स पार्टी प्रोसीड करें, उसको डिसाइड करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। डाइवर्स के मामले भी 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल चलते हैं, तब तक उन बच्चों की उम्र निकल जाती है और समय बर्बाद होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये केस तो पहला सामने आया है जी, कई केस तो ऐसे हैं वो दबे भी हुए हैं, कुछ लोग हो भी चुके हैं। वो ये तो इसलिए आ गया क्योंकि इसने वीडियो बना के डाल दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं तो कई तो केस ऐसे भी रह चुके हैं जो पता भी नहीं चला लोगों को। जी, और लोगों ने जान दी है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, सूचनाएं भी आती हैं और तमाम मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ इतना हाईलाइट मामले नहीं हो पाते और ओवरऑल पति या उसके परिवार वालों का शोषण किया जाता है। और मेरा मानना तो ये है, जितने मामले आते हैं तकरीबन 80% गलत रूप से आरोपित किए जाते हैं, 20% सही है जहाँ लड़कियों को परेशान किया जाता है, वो प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ चलना चाहिए और उनको वो दंडित भी होने चाहिए ऐसे लोग। लेकिन न्यायपालिका और विवेचक को ये शुरुआती तौर पर देखना चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या है और कौन दोषी है। उस आधार पर अपनी विवेचना करें, अपनी कार्रवाई करें और माननीय न्यायालय को सूचित करें। जैसे अब कोई लड़की है, वो 2 लाख रुपए कमा रही है, तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। और कोर्ट उसमें एक्ट में प्रावधान भी है कि अगर याची जो है कहीं नौकरी पे है और वो साबित हो जाता है तो कोर्ट उसको अवार्ड नहीं कर सकती मेंटेनेंस का अमाउंट। प्रावधान है इटसेल्फ। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, ऐसा अक्सर नहीं होता है। अगर कोई लड़की कमा भी रही होती है तो भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस का पैसा किन्हीं मामलों में देते हैं, जो गलत है मेरे हिसाब से। अगर वो अच्छा कमा रही है, और कई मामले तो ऐसे आते हैं कि पति कम कमाता है और लड़कियां उसकी पत्नी ज़्यादा कमाती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस अवार्ड करती है लड़की को। उसको उसमें ऐसी व्यवस्था में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मेंटेनेंस सिर्फ लड़कियां ही ले सकती हैं, लड़के भी ले सकते हैं? एक्ट में ये प्रावधान है। अब तो खैर BNS का 144 धारा हो गई है, पहले 125 हुआ करती थी। तो दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से परिस्थितियों के आधार पर अनुतोष लेने का प्रावधान है उसमें। अगर पति अपंग हो गया है या कुछ भी करने में लाचार है और पत्नी कमाती है और वहाँ विवाद की स्थिति होती है, तो पति को भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की धनराशि लेने का प्रावधान है उसमें, बिल्कुल है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, फर्स्ट नाइट होती है उन लोगों की जी, है ना, तो बाई चांस जैसे कभी कभी होता है कि नहीं होते कंफर्टेबल दोनों जी, तो अगर वो लड़की के साथ सेक्स वगैरह कर लेता है तो क्या लड़की उस पर सेक्स का वो क्या कहते हैं रेप का केस लगा सकती है? उसमें एक व्यवस्था है कि पत्नी की मर्जी के बगैर, हाँ वही चीज, पत्नी की मर्जी के बगैर अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से संभोग करना चाहे या सहवास करना चाहे और पत्नी की मर्जी नहीं है, वहां वो पत्नी आरोप लगा सकती है। तो आपको क्या लगता है, शादी करना सही है या गलत है? सदियों से चला आ रहा है, परंपरा है। शादी करने का जो मानसिकता या जो वेदों में जो वर्णन है या शास्त्रों में हमारे वर्णन है,
संतानोत्पत्ति तो है ही, उसके साथ में समाज की संरचना को आगे बढ़ाने का काम भी परिवार ही करता है। और परिवार तभी बनेगा जब आपस में शादियां होंगी, क्योंकि अगर बिना शादी के कोई भी संतान उत्पन्न होती है, उसको समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। 16 संस्कार या 14 संस्कार जो भी हैं हमारे, उसमें एक संस्कार वैवाहिक संस्कार भी है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोर्ट ने ये एक्ट लाए इस वजह से हुई जी, या फिर इसमें हमारा कानून भी दोषी है बहुत हद तक। कानून पहले भी थे और समय समय पर कानून में परिवर्तन भी किया गया पार्लियामेंट द्वारा। जो कानून बनाने की जो मंशा थी लेजिस्लेचर की, वो मंशा ये थी, क्योंकि तमाम मामले ऐसे आते थे और आज भी आते हैं वास्तव में, कि लड़की पक्ष के लड़की को उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं। आज भी होता है ऐसा, हमने खुद भी देखा है। क्योंकि जो उम्र का गैप है, लड़की 24-25 साल की या 17-18 साल की से 25 साल की, और जो उसके परिवार की जो बड़ी और महिलाएं होती हैं ससुराल में, उनकी उम्र में और उनके सोच में बड़ा फ़र्क होता है। और इन सोच को तालमेल न बिठा पाने की वजह से परिवार में झगड़े पैदा होते हैं। जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो हम बहुत देखते हैं कि गर्ल्स के साथ ये हुआ, गर्ल्स के साथ ये हुआ, बट आपके मुंह से या पुलिस के मुंह से हम ये सुनते हैं कि लड़के के साथ ज़्यादातर हो रहे हैं ये सब चीज़। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के समय में पति बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे जो कानून जो अच्छे काम के लिए लाए गए थे, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए लाए गए थे, उनका दुरुपयोग हो रहा है लड़कियों के द्वारा। और उसका असर ये है कि कानूनी दबाव भी उसमें शामिल है, मामलों की सही विवेचना नहीं हो पाती है, तथ्य सामने सही नहीं रखे जाते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि परिवार विखंडन की ओर है, परिवार टूट रहे हैं और पतियों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है बनस्पत अब महिलाओं के। क्योंकि जो महिलाएं समानता की बात करती हैं, बात तो करती हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाना चाहती। एक धारा और आती है 376 जी, तो वो क्या है? 376 बेसिकली बलात्कार की धारा है। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है जबरन, तो उसमें ये लागू होती है। वो महिला अपनी शिकायत कर सकती है पुलिस में जाके कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो क्या ऐसा भी होता है कि ये फेक भी लगा दी जाती हैं? बिल्कुल लगाई जाती हैं। तमाम मामले ऐसे आते हैं कि पहले लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और जब तक लड़कियों का स्वार्थ सिद्ध होता रहता है या जब तक उनकी आर्थिक पक्ष की पूर्ति होती रहती है, तब तक वो उस लड़के के साथ रहती हैं। और जहां लड़के ने इनकार किया तो फिर वो जो स्वरूप है वो उनका बदल जाता है, वो 376 में बदल जाता है कि साहब इसने मेरे साथ बलात्कार किया है। कुछ मामले तो ऐसे आए हैं कि 5-5, 10-10 साल से 6-6 साल से लड़के और लड़की रह रहे हैं साथ में, और जब लड़के लड़की साथ में रह रहे हैं तो उनकी इच्छा होती है, कंसेंटेड होती हैं वो, और जब अलग होने की इच्छा होती है तो लड़की आरोप लगा देती है, उसको उठा के 376 में बलात्कार के आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में भी फिर वही बात आ जाती है, सही विवेचना अगर हो और न्यायालय में भी सही उसकी विवेचना हो साक्ष्यों की, और उस आधार पर निर्णय लिए जाएं, तो ऐसे मामलों में भी बहुत कमी आ सकती है। जैसे किसी ने, लड़की ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया लड़के पे और वो साबित नहीं हुआ, वो बरी हो गया जी, तो उसमें क्या लड़की पक्ष को सजा मिलेगी? ये प्रावधान तो है कानून में, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ऐसे कौन से केस हैं जो लड़की लगा सकती है लड़कों पे और लड़कों को साबित करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा उसे? देखिए, कोई भी मुकदमा आप ले लीजिएगा, कम से कम 5-7 साल ये मान के चलिए कि वो चलना ही चलना है। हालांकि नए जो BNS लागू हुआ है देश में, उसमें प्रावधान किया गया है कि यहाँ तक संभव हो 3 साल के अंतर्गत अंदर ही अंदर उन मामलों को निर्णित किया जाए, लेकिन निचली अदालतों में ऐसा नहीं हो पाता है। और मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले समय में भी
ये चीज़ संभव हो सके। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आपने शादी की है तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे की समस्याओं, एक दूसरे के मान सम्मान को सर्वोपरि रखकर अपनी ज़िंदगी के आगे के साल निभाएं और एक खुशहाल जीवन जिएं। और जितने विवाद अगर कहीं कोई पैदा होते भी हैं पति पत्नी के बीच में, या पति के परिवार वालों या पत्नी के परिवार वालों के बीच में अगर कोई विवाद भी है तो उसको मिल बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ओके सर।